हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था फिजिक्स के बारे में। साथ ही उसी फिजिक्स को आगे जब हम प्रोसीड करते हैं, उसी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ों को जब हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो आज की क्लास में हम यांत्रिकी से संबंधित यानी जैसे बल, द्रव्यमान, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो पिछले ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। साथ ही एक बात बताइए, जैसे कोई व्यक्ति किसी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, और अगर वह सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी? तो आपका जवाब होगा सर, तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। कब? जब कोई व्यक्ति सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और सांस अंदर लेता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न यहीं से बनता है। वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन किस किस कार्यप्रणाली पर काम करता है? मशीन, इसकी कार्यप्रणाली का जो सिद्धांत है वह किस पर है? तो आप बताएंगे यह अपकेंद्रीयकरण पर काम करता है। अपकेंद्रीयकरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। कौन? आपका तराजू। ठीक है। वहीं पर जब हम बात करें साथी कि जैसे प्रश्न बनता है कि बल का गुणनफल क्या है? बल का गुणनफल, बल का गुणनफल, तो आप बताएंगे द्रव्यमान एंड त्वरण। क्या आप बताएंगे? द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण। कमेंट करके बताइएगा सभी साथी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रश्न बनता है इसके फॉर्मूले से रिलेटेड भी ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस नाम से और जाना जाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम किस और नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे सर, यह जड़त्व के नियम, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। क्लियर रहेगा? यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वह जैसे ही ट्रेन चालू होती है, यानी जब वो ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, चलना, तो एक बात बताइए, जैसे अगर उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का जो मतलब जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। मतलब जैसे अगर ट्रेन इस साइड चल रही है, तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ट्रेन आगे बढ़ेगी तो इसका पीछे सर हो जाएगा। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि इसका रीज़न क्या है कि यह इसका सिर पीछे की तरफ जाता है? तो आप बताएंगे स्थिरता का जड़त्व। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ट्रेन में बैठे व्यक्ति का सर पीछे की तरफ झुक जाता है जब गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है। तो आप उसका रीज़न बताएंगे स्थिरता का जड़त्व। उसको क्या कहते हैं? स्थिरता का जड़त्व। ठीक है। यहीं पर अगर आपसे मैं कहूँ प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो आप बताएंगे कि यह न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? आप बताएंगे क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। ठीक है। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। न्यूटन का तृतीय नियम यही कहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा
बर्फ पर चलना कठिन है। ठीक है, बताइए ज़रा इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप बताएंगे बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से बर्फ में चलना कठिन होता है। एक बात बताइए, जैसे मैं अगले पेज पर चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, एक भरी हुई गाड़ी है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, मैं गाड़ी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है जो खड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है जो खड़ी है। अगर इसको धक्का दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर उसको धक्का दिया, ठीक है, कोई व्यक्ति इसको धक्का दिया। एक बार जब इसको शुरू में धक्का दिया जाता है तो इस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन जब ये चलने लगता है तो यह मतलब उसमें कम ताकत लगाने की आवश्यकता होती है जब चलने की स्थिति होती है। तो इसके पीछे का रीज़न जानते हैं क्या होता है। आप इसमें कहेंगे कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, ठीक है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो आपको ये बात पता चली, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको यहाँ पर इसके नियम पता चले। अब जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, सपोज करिए, एक प्रश्न है, एक ट्रक है, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। मतलब एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल, इनकी जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो एकदम समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y, z दूरी पर खड़े हैं, मतलब इन पर समान अवरोधक मतलब ब्रेक लगाया जाए और वह समान मतलब कुछ निश्चित दूरी पर खड़े हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि x, y, z दूरी पर वो खड़े हैं, तो वहाँ पर स्थिति क्या होगी। तो आप बताएंगे सर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ये प्रश्न आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब जब समान दूरी पर कोई समान गाड़ी खड़ी है और एक समान स्पीड है सबकी, तो क्या x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ध्यान दीजिएगा, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात मान लीजिए कि 4:9 है। दो समान वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। वेगों का अनुपात क्या होगा। तो आप बताएंगे सर जस्ट हाफ 2:3 मतलब इनका वर्ग में होता है, ठीक है, 2:3 होगा। ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा बनता है कि
एक व्यक्ति जो विराम अवस्था में बैठा है, बना हुआ है, ये आया हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति जो विराम अवस्था में बैठा है, विराम अवस्था में बैठा है, ठीक है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया कितनी होगी? तो आप बताएंगे कि अगले से कम होगा, यानी आर से कम होगी। बहुत फेमस प्रश्न है ये, बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो आर से कम होगी ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक प्रश्न बने कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार, अगले पेज पर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार, जब हम बात करें एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला क्या वाहन तीक्ष्ण, मतलब एक प्रश्न है यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है। हमने कहा कि तीक्ष्ण वृत्ताकार, ठीक है, क्या तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर, तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर 4 पहियों वाला वाहन, ध्यान दीजिएगा, तो वह किन परिस्थितियों में मतलब क्या उसके साथ हो सकता है? तो आप बताएंगे सर, वह बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहियों पर पलटेगा। बाहरी पहियों पर मतलब जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई सर्कल है और गाड़ी यहाँ से चल रही हुई है, तो यह जो ये इस साइड जो पहिया होगा, ठीक है, इस साइड जो पहिया होगा इस पर ये पलटेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहीं पर क्या होगा, बाहर की तरफ फिसलेगा वो, मतलब सर्कल में जो है वो जब भी फिसलेगा इस बाहर की तरफ फिसलेगा। तो एक 2 पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। जैसे इसी में अगर रहता अंदर की तरफ उल्टेगा तो पलटेगा, तो आप कहेंगे नहीं अंदर की तरफ नहीं पलटेगा, ठीक है, या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा, तो नहीं, दोनों ही स्थिति। टायर भी जो बाहर की तरफ वाले टायर पर फिसलन पड़ेगा, जोर पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ बाहर की तरफ यह फिसलेगा। ये प्रश्न आया हुआ है। अब अगला जो प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। बॉल बेयरिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है साथी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। पहिया व धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम जब बात करें किसकी, यहीं पर बात करें आगे, अब जो अगला टॉपिक है हम इस पर बात करेंगे, गुरुत्व के अधीन गति, जो अलग पॉइंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला जो टर्म है उसको हम डिस्कस करें। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा बनता है साथी, कि
वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया, न्यूटन से पूर्व ही बता दिया, न्यूटन से पूर्व ही बता दिया, आया हुआ प्रश्न है ये, बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, यह भी प्रश्न आया था। का सिद्धांत तो आप बताएंगे साथी, आइजैक न्यूटन ने इसका सिद्धांत दिया था। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने किया था। एक प्रश्न बनता है कि अंतरिक्ष यात्री, एक प्रश्न बनता है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आप बताएंगे सर वहाँ गुरुत्व नहीं होता, वहाँ गुरुत्व नहीं होता, वहाँ गुरुत्व नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंतरिक्ष यान है, ठीक है, प्रश्न बनता है कोई अंतरिक्ष यान है और उस अंतरिक्ष यान से कोई सेब छोड़ा जाता है, ठीक है, कोई सेब, आया हुआ प्रश्न है, कोई सेब अंतरिक्ष यान जैसे मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अगर उसके द्वारा कोई सेब छोड़ दिया जाता है तो ये अंतरिक्ष यान के साथ ऐसे साथ साथ घूमेगा या यहीं स्टॉप रहेगा? तो आप बताएंगे कि वह भी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, सेब भी अंतरिक्ष यान की तरह, अंतरिक्ष यान की तरह गतिमान रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब आगे बात करते हैं, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, प्रश्न आया हुआ है, पीसा की झुकी हुई, ठीक है, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिर क्यों नहीं जाती? तो उसके पीछे का रीज़न है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है।
ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। कई बार यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या उसका भार घट जाता है, बढ़ जाता है, तो आप बताएंगे एक जैसा रहता है। अब जैसे एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा बनता है यहाँ पर, चलिए ध्यान दीजिएगा साथी। जैसे एक प्रश्न है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, तो सूर्य और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, मतलब पृथ्वी व सूर्य की दूरी दोगुना होने पर आप बताएंगे कि वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जब दुगुना होगा तो अभी जितना गुरुत्वाकर्षण है, तो आप कह सकते हैं अब जितना गुरुत्वाकर्षण है, जितना है उसका चौथा भाग, चौथा भाग गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे अगर आप यहाँ पर दो गुना की जगह पर आप कहते कि सर आधा, मतलब दो, आप इसका आधा कह सकते थे, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि नहीं, आधा नहीं होता वो, मतलब एक चौथा हो जाए, एक चौथाई हो जाएगा, उसका फॉर्मूला भी होता है। चलिए अगला जो यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा बनता है, लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के दो टुकड़े, समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिराया जाता है, यानी लकड़ी, लोहा, मोम, समान आकार के समान टुकड़े, ठीक है, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो जो टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर सतह पर पहुंचेगा वह कौन सा होगा? लकड़ी, लोहा, मोम के समान आकार के टुकड़े एक समान ऊंचाई से अगर पृथ्वी पर गिराए जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? तो आप बताएंगे सभी साथ साथ पहुंचेंगे, सभी साथ साथ, ठीक है, ठीक है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें समान ऊंचाई से गिराई जाने के बाद, जैसे हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद, लोहे व समान भार, समान भार की गेंद, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, अगर समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। बाद में, कारण क्या है? कारण क्या है? अगर यही चीज समान बोला गया होता, समान आकार, लेकिन यहाँ पर भार बोल दिया गया, तो जो लकड़ी का समान भार होगा वो लोहे की तुलना में लकड़ी का जो भार होगा, मतलब
आकार होगा वो बड़ा होगा और लोहे का छोटा होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, लोहा वजनदार होता है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा, लकड़ी बाद में गिरेगी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समान आकार की बात की गई। जब आकार समान है तो साथ साथ पहुँचेंगे, जबकि यहाँ पर क्या है, समान भार की बात बोल दी गई। तो भार में आप देखेंगे कि आकार चेंज हो जाएगा। तो आकार चेंज होने पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, चीज़ें थोड़ी सी लेट गिर रही हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। वहीं पर अगर मैं पूछूं किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, कृषि पिंड का सर्वाधिक भार कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप कहोगे सर वहां पर ध्रुवों पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का अधिकतम भार, मानव शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर, तो आप बताएंगे ध्रुवों पर। ध्रुवों पर, ध्रुवों पर अधिकतम। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम। ध्यान दीजिएगा, वायु, जल और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिकतम भार जिसमें होगा वह आप कहोगे सर हाइड्रोजन का भार सबसे अधिकतम होगा। सपोज करिए कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, वही रहे, ठीक है, और त्रिज्या 1% कम हो जाए, और त्रिज्या 1% कम हो जाए, कम हो जाए, तो पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होगा, पृथ्वी तल पर जी का मान, जी का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे सर पृथ्वी तल पर जी का मान जो है वह 2% बढ़ जाएगा। जी का मान कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। बढ़ जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा बच्चा, आगे जब बढ़ते हैं हम आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारहीनता कब होती है, जैसे एक प्रश्न है, भारहीनता कब होती है, भारहीनता कब होती है, तो आप बताएंगे गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता शून्य होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। एक प्रश्न बनता है, विनाशकारी
भूकंप के गुरुत्व के कारण गुरुत्व का कारण क्या होगा? तो आप बताएंगे 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्यूब, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है, हम प्रीवियस ईयर ही सब डिस्कस कर रहे हैं। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है तो इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते, क्योंकि इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर पृथ्वी अपनी कक्ष पर 4400 किलोमीटर किमी प्रति आवर के हिसाब से अगर रन करता है तो हम इसकी स्थिति को मेज़र नहीं कर पाते, मतलब हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। इसके पीछे का रीज़न है पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति यहाँ पर शून्य है। ध्यान दीजिएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता तो सपोज करिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। उसके पीछे का कारण है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है। पृथ्वी का आकर्षण उसको आवश्यक गति प्रदान करता, आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर ऐसे टर्न करता रहता है, घूमता रहता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आप बताएंगे कि मतलब उसको अभिकेंद्र बल मिलता कहाँ से है? अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। तो उपग्रहों को गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण से मिलता है।
एक प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, ठीक है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथी, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड से के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह जैसे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए कितनी स्पीड चाहिए, 9.8 के ऊपर चाहिए, तभी वह पलायन कर जाएगा। सॉरी 11 जैसे अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं चाहिए, मतलब पृथ्वी का पलायन वेग अगर पूछा जाए यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड है। ध्यान दीजिएगा। वहीं पर जैसे मैं पूछूं कि बताइए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक प्रश्न बनता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण